वेरी हेलो, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही है मेरी? वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर कर लिया था। आई होप आप लोग थे उस क्लास में। कोई ऐसा तो नहीं था फर्स्ट क्लास कर रहे हैं? हाँ। स्क्रीन विजिबल है सभी को? देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लिया 11th क्लास की एनसीईआरटी का। और आई होप आप लोगों ने रीडिंग भी की होगी। रीडिंग कर रहे हो आप लोग साथ के साथ? मेरे पढ़ाने का आप लोग रीडिंग करिएगा। अगर मेरे पढ़ाने का आप खुद नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज़ का। एंड क्लासेस तो आप लोगों को मालूम ही है, हम लोग 4 जनवरी से स्टार्ट करेंगे नॉर्मल वाली जो आपकी। अभी हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं। तो देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका थर्ड चैप्टर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और यही चीज़ आएगी आपके उसमें, है ना। ये नोट्स में भी यही सेम टू सेम है, यही चीज़ इसी चैप्टर से लिया जाता है। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझेंगे। तो हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था कि भूपर्पटी क्या होता है, क्रोड क्या होता है ना। ये थोड़ा बहुत याद आ रहा है, कुछ किया था हम लोगों ने। ठीक है, ये भूपर्पटी आप लोग जानते ही हो। ठीक है, क्रस्ट को बोलते हैं, क्रोड को बोल रहे होते हैं। हाँ जी। तो ये हमने थोड़ा कर लिया था, ठीक है ना। फिर अगला है पृथ्वी की त्रिज्या। ये भी हमने देख ली थी कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी थी, 6370 किलोमीटर। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है ना। अब इसके बाद है जो हमें जानकारी प्राप्त होती है पृथ्वी के बारे में, वो हमें दो स्रोतों से प्राप्त होती है। एक होते हैं प्रत्यक्ष स्रोत और एक होते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत। तो पहले हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। पृथ्वी में से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातली चट्टानें हैं। दो ठोस के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, दिख ही जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो ठोस पदार्थ हैं जो आसानी से उपलब्ध होते हैं, अथवा वे चट्टानें जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। यानी चट्टान मतलब वो जिसको हम लोग तोड़ फोड़ के या खोद के निकाल रहे होते हैं, रॉक, ठीक है ना। उनका अध्ययन करने पर हम लोग पता लगाते हैं कि वो किस प्रकार की धरती है, या फिर किस प्रकार का उसके नीचे वाला क्रस्ट या फिर मेंटल वाला पार्ट कैसा रहेगा। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें, यानी अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कहीं पर अगर माइनिंग हो रही है, तो दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। ठीक है, इससे अधिक गहराई में जाना असंभव है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जो सोना निकाला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में, वो 3 से 4 किलोमीटर की गहराई पे निकाला जाता है। उसके अलावा यानी उससे ज़्यादा गहराई में अभी कुछ भी नहीं है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक दो मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। मतलब देखो, दुनिया में क्या हो रहा है, दो तरीके से पता लगाना है हम लोग को, एक तो समुद्र के बारे में और एक धरती के बारे में। तो ये है गहरे समुद्र में प्रवेदन प्रक्रिया। अब देखो यहाँ पे, अब ये प्रवेदन शब्द ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे आप नॉर्मल जब आंसर लिखते हो तो आप हिंदी में क्या लिख देते हो कि धरती में गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है या फिर कुछ और, है ना। लेकिन गड्ढा खोदने को, उसको ड्रिलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवेदन। तो ये वर्ड्स आपको कुछ साइड में लिख लेने हैं हिंदी वाले लोगों के लिए, कि जब हिंदी में लिखना हो आंसर तो इनको आप यूज़ करिए। इनसे आपके आंसर राइटिंग और जो स्किल्स होंगी ना, वो एक मैच्योर फील होगी। ठीक है, तो वह समन्वित महासागरीय प्रवेदन परियोजनाएं, समन्वित यानी इंटीग्रेटेड। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए आप। ये हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, वो थर्ड चैप्टर है ना 11th की एनसीईआरटी का। आप लोग सुनिए बस, ठीक है। आज तक सबसे गहरा प्रवेदन यानी ड्रिल जो किया गया है वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक किया गया। ये याद रखना है आपको। ये आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो गया कि सबसे गहराई में कहाँ पे कोई ड्रिलिंग की गई है यानी प्रवेदन किया गया है, तो वो है आर्कटिक महासागर में। कौन सा एरिया है, तो कोला
क्षेत्र आप बोल सकते हो। कितने किलोमीटर की गहराई है? 12 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? सबसे ज़्यादा गहराई हो गई। इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। क्योंकि तो साधारण तो है ही नहीं, तो असाधारण ही हम उसको बोल रहे होंगे। तो ये तो हमें प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब इनके हमारे पास स्रोत भी हैं, सबूत भी हैं, क्योंकि जो नीचे खुदाई करके मिला उसको हम लोग निकाल के रख लेते हैं, फिर लैब में टेस्ट कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत हैं ये, ठीक है ना। इसके अलावा और किससे हमें जानकारी मिल सकती है? ज्वालामुखी के उद्गार से। ज्वालामुखी उद्गार प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है। देखो, मैग्मा तो मिल गया हम लोगों को, वो मैग्मा मिल जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि वो कितनी गहराई से निकला होगा। लेकिन तब भी हम उस मैग्मा का अध्ययन करके ये पता लगा लेते हैं कि मैग्मा किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो ये हमारे कुछ स्रोत हो गए जिन्हें हम बोलते हैं प्रत्यक्ष स्रोत। अब बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष स्रोतों की, कि कौन कौन से अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोतों में देखिए, पदार्थ के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। ये मार्क कर लो आप लाइन, ठीक है। क्या बोल रहा है? गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ेगा और दबाव भी बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा गहराई पर जाओगे उतना ही तापमान बढ़ता हुआ चला जाएगा, उतना ही दबाव, जिसे हम लोग प्रेशर बोलते हैं, बढ़ता हुआ चला जाता है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तीसरी चीज क्या हो गई? गहराई बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ेगा। ठीक है, देखो आपको बस फोकस उस चीज़ पे करना है जो हाईलाइट किया जाए। बट ये कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया, ऐसे कैसे हो गया इतना हाईलाइट? ठीक है, तो ये हाईलाइट पे ध्यान रखना है, बाकी तो बस ऐसे ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी आपको आइडिया होना चाहिए। तो तापमान बढ़ा, दबाव बढ़ा और घनत्व भी बढ़ गया। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव, घनत्व के मान को अनुमानित किया। अनुमानित यानी अनुमान लगाया, सिर्फ पता नहीं चला हमको, बस अनुमान लगा लिया। प्रत्येक परत के संदर्भ में लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे करेंगे हम लोग। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्काएं। उल्काएं मतलब जो अंतरिक्ष से कभी कभी धरती पे गिरती हैं, जो भी पिंड हो सकते हैं वो सभी जो कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं हुए हैं। अब देखो, उल्काओं का हम अध्ययन तब भी कर रहे होते हैं जबकि वो आंतरिक भाग से नहीं मिले हमें, लेकिन हम उल्काओं का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि हम मान लेते हैं कि जो उल्काएं भी उसी पदार्थ से बनी हुई हैं जिस तरीके से पृथ्वी बनी हुई है। क्योंकि जो चीज़ बहुत बड़ी नहीं हो पाई वो उल्का बन गई, और जो बहुत बड़ी हो गई वो ग्रह बन गए। अगर हम उल्काओं का अध्ययन कर लेंगे तो हो सकता है हम लोग पृथ्वी का भी अध्ययन कर पाएं। तो बोला जा रहा है, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ से बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह बना है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि पृथ्वी जिस पदार्थ से बना हुआ है उसी पदार्थ से ये उल्काएं भी बनी हुई हैं। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगर हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी करनी है तो उल्काओं का जानना या फिर उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगला है अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों से गुरुत्वाकर्षण में कौन कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र है, भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल हैं। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। तो हमें ध्यान देना है कि पृथ्वी के अक्षांशों पर, विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। इसको लिख लो, ये मार्क कर लेना कि हर एक जगह पे गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। ध्रुवों पर अधिक होगा गुरुत्वाकर्षण बल और भूमध्य रेखा पर कम। ठीक है, दोबारा सुन लो, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम, ध्रुवों पर अधिक। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर भी अधिक होता है। तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, गलत हो गया। स्टेटमेंट सही क्या होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। ऐसा क्यों है वो देख लेंगे हम लोग।
नीचे इसका दिया हुआ भी आंसर कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम। जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती हुई जाती है उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार ही बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अब असमान वितरण का मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार के या फिर अलग अलग घनत्व के तत्व हैं। ठीक है, अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। इन भिन्नताओं को गुरुत्व विसंगति बोलते हैं। गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी के चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हो गया क्या क्या, चुंबकीय सर्वेक्षण हो गया, भूकंप हो गया, इन सभी से हमें क्या मिलता है, पृथ्वी के आंतरिक सतह की जानकारी मिलती है। देखो मैं दोबारा आपको याद दिला दूं, हम लोग अभी एनसीईआरटी कर रहे हैं इसलिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग एनसीईआरटी नहीं करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ नोट्स वाली चीज़ें पढ़ रहे होंगे, ये सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ ये फोकस करना है, जो चीज़ हाईलाइट की जा रही है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। हाईलाइट वाली चीज़ें मिस नहीं करनी है आप लोगों को। सभी की स्क्रीन में दिख रहा होगा हाईलाइट, हाँ दिख रहा है सर, ना? यस सर। दिख रहा सर। यस और नो, ये कुछ येलो येलो दिख, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो पहले ही बात करते हैं हम लोग। पहला स्रोत जो है अप्रत्यक्ष जानकारी का वो है भूकंप, कि भूकंप की तरंगों से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें मालूम चलता है भूकंप की तरंगों से। तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। तो पहला तो ये समझ लो कि भूकंप यानी क्या होता है, पृथ्वी का कांपना। वो तो समझ में भी आता है, भू प्लस कंप यानी पृथ्वी का कांपना। दूसरी बात, ये प्राकृतिक घटना होती है, ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है। अगली बात यह कि तरंगें क्यों उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इसमें से ऊर्जा निकलती है। अब ऊर्जा जो निकलेगी या फिर तरंगें जो होंगी वो किसी एक दिशा में जाएंगी नहीं, वो सभी दिशाओं में जाएंगी। तो लिखा हुआ है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। अब ये भूकंप अभिलेख है। भूकंप अभिलेख मतलब भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। अब ये कैसे नापता है कि जितने ज़्यादा ऊपर नीचे जा रही है ना लाइनें, उतना ही भूकंप की गति ज़्यादा, जितना छोटा ऊपर नीचे उतना ही भूकंप की गति तीव्रता कम। तो देख रहे हो आप कि पहले एस तरंगें और पहले पी, फिर एस और फिर धरातलीय तरंगें। तो कुल मिला के हमने भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में बांटा हुआ है। पी का मतलब होता है प्राइमरी यानी प्रारंभिक, एस का मतलब होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी यानी द्वितीयक बोल सकते हो या फिर दूसरी बोल सकते हो, और फिर होती है सरफेस तरंग जिसे हम लोग बोलते हैं धरातलीय तरंगे। तो ये 3 तरंगे होती है। ध्यान रखना, हमें जो भूकंप का अनुभव होता है वो होता है धरातलीय तरंगों के कारण, ठीक है। किसकी वजह से होता है, धरातलीय तरंगों के कारण हमें भूकंप का अनुभव होता है। क्योंकि जो आंतरिक तरंगे हैं उनसे तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो अंदर वाला है वो हिलेगा, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें कब फर्क पड़ेगा, जब बाहरी सतह पर यानी धरातल पर कंपन अनुभव होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। अब एक क्वेश्चन बन गया सिंपल सा, है ना, इसका आंसर भी यहीं दिया हुआ है। तो हमको ध्यान रखना, पृथ्वी कंपन क्यों होता है। प्राय भ्रंश के किनारे यानी जो प्लेट होती हैं, भ्रंश के किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें भी भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैल विपरीत दिशा में गति करती है। जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं, उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। अब ये क्या चीज़ बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि 2 प्लेट होती हैं वही इस तरीके से, ठीक है। ये या तो आगे पीछे जाएंगी, ठीक है, या फिर ये एक दूसरे से टकरा जाएंगी, और दोनों ही केस में होगा क्या, कंपन उत्पन्न होगा, ठीक है ना। या तो आगे पीछे जा सकती हैं, दूर दूर जा सकती हैं, पास पास जा सकती हैं। इन तीनों ही प्रक्रियाओं में क्या होगा, भूकंप उत्पन्न होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोलना चाह रहा है, फिर भी अलग अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। अब मान लो पहले घर्षण हो रहा था, फिर कुछ टाइम के बाद उनकी गति क्या हो गई, एक दूसरे के विपरीत हो गई, ठीक है। अब जब एक दूसरे से मान लो ये 2 प्लेट हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा आप कि मान लीजिए ये 2 प्लेट हैं, ठीक है। अब ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो दूर जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे हिलेगी कोई चीज़ें, है ना,
कंपन होगा। तो कंपन होगा तो इसलिए यहाँ इनके पास वाले इलाकों में या फिर एरियाओं में आपको क्या फील होगा, कंपन फील होगा। तो इससे क्या होगा, भूकंप जनित होता है। अगर मान लो ये दूर दूर ना जाए, ठीक है, ये मान लो पास पास आ रही हैं, देखो पास पास में क्या होगा, सपोज ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है और ये दोनों एक दूसरे के पास पास आएंगी तो टकरा जाएंगी। होगा क्या, ये हो सकता है ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएं और टकराने पे क्या होगा, यहाँ पे वलन पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे, वलन यानी फोल्ड। और इससे भी क्या होगा, भूकंप भी आएगा और दूसरे पर्वत निर्माण भी होता है, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे इसमें कि पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब आगे आइए। तो यहाँ पे ये बोल यही रहा है हमको कि ऊर्जा निकलेगी और सभी दिशाओं में गतिमान होगी। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का केंद्र कहलाता है। अब ये पहला ध्यान रख लो, फोकस, यानी भूकंप का केंद्र हम किसे कहते हैं, तो वह स्थान जहां से भूकंप मतलब उद्भव होता है या फिर ऊर्जा निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप का केंद्र। तो वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इसे अब केंद्र हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। तो दूसरा नाम क्या हो गया, अब केंद्र। अब देखो हिंदी में देखो टर्म्स कितनी अच्छी हैं, तो इनको आपको याद रखना है ना। आपको बस यहीं पे खेलना होता है, मतलब जो यूपीएससी में हिंदी मीडियम वाले में दिक्कत क्या आती है, आप अपने हिसाब से हिंदी लिखने लग जाते हो। नहीं, वो वाली हिंदी नहीं लिखनी, आपको लिखनी है हिंदी एनसीईआरटी वाली। तो यहाँ पे बोल रहा है अब केंद्र, अब केंद्र यानी हाइपोसेंटर। ठीक है, ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं। सतह पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर। ठीक है, यानी ध्यान रखना कैसे, मैं समझा देता हूँ आपको। एक मान लो ये गोल पृथ्वी है, इसमें यहाँ कहीं पर मान लीजिए भूकंप उत्पन्न हुआ। ठीक है, और इसके बाद ये सिर्फ तो बोलेंगे फोकस, और जब ये यहाँ सतह पर पहुंचा तो ये क्या हो जाएगा, इसका एपिसेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। तो ये हमारा हो गया एपिसेंटर, ये हमारा हो गया फोकस। क्या आप लोगों को एपिसेंटर और फोकस समझ में आया? जहां पे कोई चीज टकराई वहां से तरंगे उत्पन्न हुई, तो जहां से तरंगे उत्पन्न हुई उसे बोलेंगे फोकस, और उसके बाद सबसे पहले सतह पर जहां पे पहुंची उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र और फोकस दोनों चीज समझ में आ गई आपको? ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या होगा। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों का महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है 90 डिग्री पर। तो जैसे मैंने बनाया था आपको जस्ट ऊपर, जहां पे फोकस था उसके जस्ट ऊपर की तरफ सतह पर क्या बनेगा, अधिकेंद्र बनेगा। आगे देखिए, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे यानी अर्थक्वेक वेव बोलेंगे इसको। तो अभी किस प्रकार की होती है उनको देख लेते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। प्राकृतिक लिखा हुआ है, अगर कोई मैन मेड है तो अलग बात है, नहीं तो बाकी सारे के सारे भूकंप कहाँ पे आएंगे, स्थल मंडल में ही आएंगे। स्थल मंडल को बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त होगा कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई के भाग को कहते हैं। तो पहला तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्थल मंडल बोल किसको रहे हैं। तो स्थल मंडल बोला जाता है पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर की गहराई वाले भाग को। भूकंप मापी यंत्र जिसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ, सतह पर पहुंचने वाली भूकंपी तरंगों को अभिलेखित करता है, यानी लिखता है। और जो अभी अपने चित्र देखा था ना पहले ऊपर, वो PS और जिसमें वो बने हुए थे ऊपर नीचे, वो यही था, भूकंप लेखी ही था। भूकंपी तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाता है। यह वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को दर्शाता है। बुनियादी तौर पर भूकंपी तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है भूगर्भिक तरंगें और दूसरी होती है धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगें जो अंदर की तरफ चल रही हैं, P और S, और दूसरा होता है धरातलीय तरंगें। मतलब मोटा मोटा हमने 2 पार्ट में बांट दिया, एक तो भूकंपीय भूगर्भीय और दूसरी धरातलीय तरंगें। अब इसके आगे देखिए, भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। मतलब जहाँ पे भूकंप आया वहां पर ऊर्जा उत्पन्न हुई, इसकी वजह से कौन सी तरंगें उत्पन्न हुई, भूगर्भिक तरंगें उत्पन्न हुई। ठीक है ना, तो ये हो गया, भूकंपी तरंगें ऊर्जा के मुक्त होने से उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसीलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें भी कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगें कहा जाता है।
ठीक है, तो बता दिया इसमें भूगर्भीय तरंगे एवं धरातलीय सैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया, यानी जो कुछ भी चेंजेस आते हैं उस चेंज की वजह से जो तरंगे उत्पन्न होंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं? धरातलीय तरंगे बोलते हैं। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में विभिन्नताएं होती हैं, होने के कारण परावर्तन आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती रहती है। ये आपको ध्यान रखना है कि घनत्व अलग अलग होते हैं, इसीलिए परावर्तन हो रहा है, आवर्तन हो रहा है, और इससे होगी क्या? उनकी दिशा भी लगातार बदलती रहेगी। तो इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि होता यह है कि पदार्थों के घनत्व पृथ्वी की सतह के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, एक समान नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक समान होते तो गति एक समान रहती। भूगर्भिक तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं, यानी जो अंदर वाली तरंगे वो भी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है पी और एक होती है एस। ठीक है, यहाँ देखिए पी तरंगे एवं एस तरंगे। पी अब इनके कुछ हमें गुण ध्यान रखने हैं ना, पी तरंगों के भी और एस तरंगों के भी। तो पहला क्या है? पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, पी तरंगे ध्वनि तरंगे जैसी होती हैं। जो प्राइमरी तरंगे होती हैं, पी तरंगे होती है, वो ध्वनि की तरंगे जैसी। ध्वनि की तरंगे कैसी होती हैं? ध्वनि की तरंगे होती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पी तरंगे कैसी होती है? ध्वनि की तरंगों जैसी होती हैं, इस तरीके से, जो मैंने ऊपर डॉट डॉट बनाया। ठीक है ना। दूसरा आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये गैसें तरल, ठोस और गैस तीनों प्रकार के माध्यमों से गुजर सकती हैं। जैसे ध्वनि होती है ना, चाहे ठोस हो या गैस हो या द्रव हो, तीनों में से पहुंच जाती है आवाज़। इसीलिए प्राइमरी क्या होगी? तीनों तरह के माध्यमों से गुजर सकती है। ये तो हमने पढ़ लिया पी का, है ना। इंपॉर्टेंट है ये पी एस, और यही पूछी जाती है सरफेस। ठीक है ना। तो पी का पढ़ लिया। अगला देखिए एस तरंगे। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीय तरंगे कहलाती है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंगे कहलाती हैं। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती हैं। एस तरंगे जो होंगी ना, कहाँ नहीं चलेंगी? द्रव में नहीं चलेंगी, सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलेंगी? ठोस में। और वैसे भी धरती के अंदर गैस तो होगा भी, वैसे भी नहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ कहाँ चलती हैं? ठोस में। ठीक है, एस तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसी विशेषता से वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद मिलती है। तो मतलब जहाँ पे मान लो एस तरंगे गायब हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे क्या था? माध्यम सॉलिड नहीं था, मतलब ठोस नहीं था। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन से तरंगे नई दिशाओं में चलती हैं। ये ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन से वापस लौट आती हैं चीज़ें, और आवर्तन जिसे अपवर्तन भी बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उससे दिशाएं बदल जाती हैं। ठीक है, दिशाएं बदल के वो आगे बढ़ जाएंगे। भूकंप लेखी पर बने आरेखों के से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। सबसे एंड में तरंगे बनेंगी, वो कौन सी बनेंगी? धरातलीय तरंगे। और धरातलीय तरंगे ही सबसे विनाशकारी होती हैं। इसी की वजह से इमारतें, बिल्डिंग वगैरह, ठीक है, जो भी नुकसान होता है ना, वो धरातलीय तरंगों की वजह से ही होता है। अब अगला है भूकंपीय तरंगों का संचरण। संचरण यानी आगे कैसे बढ़ती हैं। हाँ जी, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ आ रहा है हाँ सर। सर। दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, वैसे क्या ना, ये हाँ सर। बिल्कुल ये एनसीईआरटी क्या ना आप लोगों को ही पढ़नी थी, लेकिन आप लोगों ने पढ़ी नहीं, इसलिए पढ़ानी पड़ रही है। तो बस आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे आगे भूकंपीय तरंगों का संचरण, ये कैसे आगे बढ़ती हैं, संचरण कैसे होता है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों से संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है, यानी हर तरह की अलग अलग जो तरंग है वो अलग तरीके से आगे बढ़ेगी। जैसे ही ये संचरित होती हैं, सैलों में कंपन पैदा करती हैं, यानी कोई सी भी तरंग बढ़ेगी आगे तो कंपन पैदा करेगी। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है, क्योंकि देखो पी तरंगे कैसी है, जैसे मैंने बताया था ना, ध्वनि तरंगों की तरह होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? ऐसी होती है। तो इसमें क्या होगा, जिस दिशा में कंपन हो रहा है उसी दिशा में क्या होंगी, समानांतर चल रही हैं।
जहाँ कंपन हो रहा है वहीं पर ये समानांतर गति से चलती हैं। यह संचरण की गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं। तो ये तो हो ही है, क्योंकि दबाव भी उसी दिशा में डालेंगे, इस तरफ चल रही होंगी। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया होती है। अन्य 3 तरह की तरंगें संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं। अन्य समकोण मतलब जैसे कि एस तरंगें हैं तो वो ऊर्ध्वाधर होती हैं। ऊर्ध्वाधर कैसे होती हैं तरंगें, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह की तरंगें होती है, ठीक है। इस तरह की तरंगों को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तरंगें, ठीक है। ये तरंगें कौन सी होंगी, एस तरंगें होंगी। ऊर्ध्वाधर कैसे हो गई, ये देखो ऊंचाई बढ़ रही है इनकी, ये ऊर्ध्वाधर मानी जाती है, ठीक है। तो ये होगी एस तरंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर तरंगे। और ये क्या बनाती है, समकोण बनाती हैं कंपन की दिशा में। हाँ, ठीक है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उनमें से उभार और गर्त बनाती हैं, जैसे भी मैंने बनाया था ऊपर नीचे। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं, तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी होती है, धरातलीय तरंगें होती है। अगला है छाया क्षेत्र का उद्भव। छाया क्षेत्र का उद्भव यानी छाया क्षेत्र वो एरिया है जहां पर किसी भी प्रकार की तरंगें नहीं पहुंचती हैं, यानी वहां पे भूकंप का अनुभव आपको नहीं होगा, उसे बोलते हैं छाया क्षेत्र। तो भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहां कोई भूकंपीय तरंगें अनुभव नहीं होती है। तो मतलब जहां पे कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती उसे हम बोलते हैं छाया क्षेत्र, ठीक है। और क्योंकि भूकंप के लिए छाया क्षेत्र है तो उसे बोलेंगे भूकंपीय छाया क्षेत्र, जहां पे भूकंप हमको फील नहीं हो रहा है। अब एक बार इस चित्र में देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहला, सबसे पहले क्या है, पी तरंग है। ये यहाँ से मान लो चलना स्टार्ट हुई तो देखो ये सब दिशा में जा रही है, सारी की सारी डायरेक्शन में जा रही है, और ये सीधी सीधी होकर निकल भी जाएंगी, है ना, क्योंकि भले ही कोई सा भी माध्यम हो, पी तरंगे हर माध्यम में से गुजर जाती हैं। अब इन्हीं में से कुछ एस तरंगे भी चल रही थी, ठीक है। अब आते हैं एस तरंगों पर। हम क्या जानते हैं कि एस तरंगे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलेंगी, और क्रोड का कुछ भाग क्या है, द्रव्य भी है। ये क्या है, द्रव्य भी है। तो इसीलिए जो एस तरंगे हैं वो कहाँ नहीं पहुंचती हैं, क्रोड में नहीं पहुंचती हैं। तो एस तरंगे कहाँ रह गई, ये साइड में रह गई एस तरंगे, ठीक है ना। और ये क्या है, ये पी तरंगे हैं ऑलरेडी, और ये पी तरंगे यहाँ पे पहुंच गई दूसरी सतह पर। तो अब देखो जितने क्षेत्र में एस तरंग पी तरंगे दिख रही हैं आपको, ये वाला एरिया पी और एस, ये पी और एस, और ये वाला ओनली पी, यहाँ पे सिर्फ पी पहुंची है। तो जहां पे कोई तरंग नहीं है, कहां पे कोई तरंग नहीं है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे इस वाले एरिया में यहाँ पे कोई तरंग नहीं है और यहाँ भी कोई तरंग नहीं है। तो जहां पे कोई तरंगे नहीं है उन्हें हम बोलते हैं तरंगों का छाया क्षेत्र। क्या बोलेंगे इनको, तरंगों का छाया क्षेत्र। ये बात समझ में आई, छाया क्षेत्र क्या होता है, जहां पे किसी भी प्रकार की तरंगों हमें नहीं मिली। और इसी को दूसरे तरंग चित्र में दिखाया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एस तरंगे दिखाई हुई है। एस तरंगों का मतलब ये है कि एस तरंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही रहती हैं, और ना तो वो क्रोड में पहुंचती है और ना ही वो सामने पहुंचेंगी। क्यों, क्योंकि क्रोड में बीच में क्या था, द्रव्य अवस्था में तत्व थे, और द्रव्य अवस्था में होने की वजह से एस तरंगे इनको पार नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो द्रव्य अवस्था में होने के कारण एस तरंगे इनको पार नहीं कर पाएंगी, और इस वजह से एस तरंगे हमें दूसरी तरफ प्राप्त नहीं होती हैं, जबकि पी तरंगे में प्राप्त होती हैं। और क्योंकि हमें पी तरंगे प्राप्त हुई, इसलिए हमें मान लेते हैं कि पी तरंगे कैसी होंगी, सभी माध्यमों में चलने वाली होंगी, जबकि एस तरंगे ओनली सॉलिड में चलने वाली होंगी। ये चित्र बना के आना है आपको जब भी ये क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कोणों का भी है याद रखने वाला कि 145 105 क्या क्या चीज है वो देखिए अब, ठीक है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप की छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, ठीक है। पी व एस तरंगों का छाया चित्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं, ठीक है। यानी 105 डिग्री के अंदर अंदर ये पी और एस दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री पर केवल पी तरंगे पहुंचना ही दर्ज करते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है, देखना यहाँ पे ये पॉइंट है मेन, इस पॉइंट से सिर्फ 105 डिग्री तक ही आपको पी और एस मिलती है। 105 डिग्री के बाद बंद हो जाती है पी भी मिलना और एस भी मिलना, इसीलिए उसको क्षेत्र क्या बोला गया, भूकंप
मतलब छाया क्षेत्र, और 145 के बाद, ये देखो 145 दिख रहा होगा आपको, 145 डिग्री के बाद सिर्फ और सिर्फ कौन सी तरंगें मिलती है हमको? पी तरंगें मिलती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि पी तरंगें कहाँ तक मिल रही हैं, पी और एस कहाँ तक मिल रही है, और सिर्फ एस कहाँ पे रुक जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और एस तरंगों का अभिलेखन नहीं करते हैं। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 से और 145 के बीच का क्षेत्र, मतलब 105 डिग्री से 145 डिग्री का जो क्षेत्र है, उसका बीच का जो क्षेत्र है 40 डिग्री का, वहाँ पर कोई भी भूकंपीय तरंगें प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? छाया क्षेत्र बोलेंगे। तो ये हो गया छाया क्षेत्र। 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंचती हैं। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। इसका मतलब ये होता है कि एस तरंगें ज़्यादा एरिया में नहीं पहुंचती हैं, जबकि पी तरंगें थोड़े कम एरिया में ही नहीं पहुंच रही हैं। क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि इसमें दोनों चित्रों में देख लो आप कि ये जो पी तरंगें हैं ना, वो तो सिर्फ यहाँ नहीं पहुंची, सिर्फ ये वाले एरिया में जो लाल लाल किया मैंने, ठीक है ना। जबकि एस तरंगें देखो आप, एस तरंगें मैं हरे से कर रहा हूँ, ये तो इतने बड़े एरिया में नहीं पहुंची। इसका मतलब क्या हुआ? एस तरंगों का एरिया ज़्यादा है और पी तरंगों का एरिया कम है, जहाँ पे वो नहीं पहुंची। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र ज़्यादा है पी तरंगों की तुलना में। ये चित्र से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे देखिए, पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है, वरन पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। मतलब 40% भाग पर एस तरंगें नहीं पहुंचती हैं। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप का छाया क्षेत्र रेखांकित कर सकते हैं। मतलब अगर हमें मालूम पड़ जाए कि भूकंप कहाँ से उद्गमित हुआ है, तो हम ये पता लगा लेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको पी वेव नहीं मिलेगी और कहाँ कहाँ हमको एस वेव नहीं मिलेगी। जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से आप निकाल लो 105 डिग्री के बाद, तो वहाँ पे भूकंप नहीं आएगा, ठीक है। अगला है भूकंप के प्रकार। भूकंप कितने प्रकारों से आ सकता है? तो भूकंप विवर्तनिक भूकंप हो सकते हैं, टेक्टोनिक यानी प्लेटों के मूवमेंट से, चट्टानों के खिसकने से। तो लिखा हुआ है सामान्यतः विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी चट्टानें क्या होती हैं? सरक जाती हैं एक दूसरे के समानांतर या फिर एक दूसरे के पास, एक दूसरे से दूर। तो इससे क्या होगी? भूकंप आएगा। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। मतलब एक अलग प्रकार का भूकंप जो कि ज्वालामुखी के उत्पन्न होने से आए, मतलब पहले ज्वालामुखी फूटे और फिर भूकंप आए, तो उसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी जन्य भूकंप। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं। यानी ज्वालामुखी जन्य भूकंप वो भूकंप होते हैं जो ज्वालामुखी के आने की वजह से धरती हिलती है। अगला है खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य करने से भूमिगत खानों की छतें ढह जाती हैं। जब बहुत गहरा से खनन कर दिया मान लो, और ऊपर से वो पूरी पूरी ढह जाए, तो आसपास जब वो ढहती है तो हम पूरा का पूरा कप जाता है एरिया, कंपन आता है। तो इसे बोलते हैं नियत भूकंप। नियत यानी हमने कोई चीज़ तोड़ फोड़ दी, गिरा दी, कोलैप्स कर दी, ठीक है। तो उससे भी भूकंप के झटके हमको महसूस हो सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है? परमाणु प्रक्रिया। कभी कभी क्या होगा? कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूमि के कंपन होते हैं। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। विस्फोट यानी एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोजन से आने वाले भूकंप। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि बहुत बड़े एरिया में पानी भरकर रखने से, ठीक है, बांध में पानी भरकर रखने से भूकंप आ जाता है। तो जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहते हैं। यानी बांध बनाने से भूकंप आ गया। रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, क्या बोलेंगे इनको? रिजर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब आगे देखो भूकंप की माप, कि हम भूकंप को कैसे मापें, कितना ज़्यादा कितना कम। तो भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। या तो हम देख सकते हैं कि भूकंप कितनी स्पीड से आया या फिर उससे की वजह से लॉस कितना हो गया, ठीक है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी यानी जो इकाई है वो है रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। मार्क कर लो ये कि भूकंप को मापने की जो इकाई है या फिर जो स्केल है वो कौन सी है? रिक्टर स्केल। इस स्केल को हम लोग क्या बोलेंगे? रिक्टर स्केल, ठीक है। भूकंपीय तीव्रता के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है।
इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होनी चाहिए, मतलब होती है। या तो 0 बिल्कुल भूकंप नहीं, और 10 मतलब बहुत ही भूकंप। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के, देखो ये तो हो गया हमारा किस चीज को नापने के लिए, तीव्रता मापने के लिए। अगला है गहनता, मतलब एक तरीके से आघात की गहनता, नहीं कितना लॉस हुआ, इंटेंसिटी के साथ कितना लॉस हुआ, उसे नापने के लिए एक मर्केली स्केल भी है। क्या स्केल है उसका नाम? मर्केली स्केल, ठीक है ना। नाम पर जाना है। यह झटकों से प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता है 112। अब वो ध्यान क्या रखना है हमको, हमें ध्यान रखनी है दो चीजें, एक तो होती है रिक्टर स्केल, एक होती है मार्केली स्केल। पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि भाई रिक्टर स्केल जो होती है ना, उसमें 1 से 10, 0 से 10 होता है। रिक्टर में कितना होता है नंबर? 0 से 10। जबकि मर्केली में क्या होता है? 1 से 12। मोस्टली कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिक्टर स्केल में जो नंबरिंग होती है वो 1 से 10 होती है, ऐसे बोलता है, और बोलते हैं मर्केली स्केल में क्या होती है? 1 से 12। हम लोगों को लगता है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, नहीं गलत लिखा हुआ है। क्या गलती हो गई? रिक्टर स्केल में होता है 0 से 10, मर्केली में होता है 1 से 12। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई यहाँ हाँ तक? सर आया। हाँ जी, बताएं। हाँ सर आया। ठीक है, आगे देखिए। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है, यानी कौन कौन से प्रकोप आते हैं वो देखिए। तो पहला हो गया भूमि का हिलना, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़, आग लगना, इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना और सुनामी। भूकंप के प्रभाव है सारे के सारे, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें भूकंपीय आपदा से ये प्रकोप आ सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ चीजें एक साथ हो सकती हैं, तो इनसे फिर बहुत सारा नुकसान भी होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, बोल रहा है उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले 6 का प्रभाव स्थल लोगों को दिखा सकता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन धन की हानि से समझा जाएगा। पहले 6 कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पे पहले 6 धरातलीय विस्थापन हिमस्खलन तक, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना, बांधों का टूटना, आग लगना, वस्तुओं का टूटना, बिल्डिंगों का टूटना, ये सब कुछ हमें कैसे मालूम पड़ेगी? उसके लॉस से मालूम पड़ेगी कितना लॉस हुआ। तो ये वही बोलना चाह रहा है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधिस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो, ठीक है। भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक होगी तभी सुनामी आएगी पानी के अंदर। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखना कि जो लहरें उत्पन्न होती हैं किस वजह से उत्पन्न हुई है? भूकंप आने की वजह से, ठीक है ना। समुद्र में जो लहरें उत्पन्न हुई है भूकंप आने की वजह से उत्पन्न हुई है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ही समझो, अगर रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक नंबर का तीव्रता आ रही है तो मतलब टूट फूट होगी, बिल्डिंग वगैरह टूटेंगी फूटेंगी। अगला है भूकंप की आवृत्ति। आवृत्ति मतलब भूकंप कब कब आता है, कितनी बार आ सकता है, एक संभावना क्या है। पहली बात तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन धन की हानि अधिक होती है, फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हो, यानी हर जगह ऐसा नहीं कि बहुत तेजी आ रहे हैं, कई जगह हल्के हल्के भी आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है, जो जहाँ पे फॉल्ट होता है, जो प्लेट मिलती है जहाँ पे, वहाँ पे ज़्यादा तेज भूकंप आते हैं। ऐसे तीव्र झटके महसूस होते हैं। हम ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण का वर्णन अगले अध्याय में करेंगे, यानी हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे ज्वालामुखी आने की संभावना बहुत ज़्यादा, मतलब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और कहाँ कहाँ भूकंप आने की संभावना ज़्यादा होती है। और समझ लो कि कम और ज़्यादा, जहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं वहाँ भूकंप भी आते हैं। मतलब हर उस जगह जहाँ पे ज्वालामुखी फूटेगा भूकंप आएगा ही आएगा, लेकिन भूकंप आएगा तो जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी फूटे। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, दोबारा सुन लो। हर उस जगह जहाँ पे ज्वालामुखी फूटेगा पक्की बात है कि भूकंप आएगा ही आएगा, लेकिन भूकंप आए तो जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी फूटेगा, ठीक है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है।
तो बोलना चाह रहे हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं हम सर, ये ज्वालामुखी व भूकंप मतलब के वितरण का हाँ, अगला मतलब सॉरी भ्रंश। ओके सर। ओहो, दरार। भ्रंश यानी दरार। मान लो ये मिट्टी, ये पूरा का पूरा एक टुकड़ा था धरती का, यहाँ पे बीच में क्या है, दरार पड़ी हुई है। अब ये दरार से अलग हो गई, ये अब मूव कर रहे हैं कुछ ऐसे समझो कि ये मूव कर रहे हैं ना, हिल रहे हैं, मतलब हिल रहे हैं मतलब कि ये इतना टुकड़ा बन गया और ये इतना टुकड़ा बन गया। अब ये वाला टुकड़ा इधर की तरफ जा रहा है, ये वाला टुकड़ा इधर की तरफ जा रहा है, तो इसे बोलेंगे भ्रंश। ये भ्रंश है, बीच में जो खाली जगह है ना वो भ्रंश है। दरार समझ लो आप, ठीक है ना। उस पर क्या होता है, एक दूसरी चीजें खिसकती हैं तो उससे भूकंप आता है। चलिए आगे देखिए। प्राय यह देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत कम होती है। मतलब अगर 8 से अधिक आ गया ना तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जो 1-2 वर्षों में एक ही बार आते हैं। जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते रहते हैं। हल्के यानी छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तेज भूकंप है वो कभी कभी आते हैं और नुकसान भी होगा उससे। अगला है पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी संरचना में 3 परतें हैं इसके अंदर, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो भूपर्पटी क्रस्ट बोलते हैं। यह ठोस पृथ्वी का बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। ठीक है, ध्यान रखना है हमको। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। हमें ध्यान रखना है कि मोटाई महासागरों के नीचे बहुत ही कम है, और कम का मतलब 5 किलोमीटर की मोटाई है। जबकि महाद्वीपों के नीचे ये 30 किलोमीटर तक है। कितना किलोमीटर तक है? 30 किलोमीटर तक है। ये याद रखना है, जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो याद रखना है, लिखना पड़ेगा आपको भूपर्पटी के बारे में जब लिखोगे तब। जबकि पर्वतीय श्रृंखलाओं में के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक हो जाती है। हिमालय पर्वतीय श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई 70 किलोमीटर है। ठीक है, हिमालय का पूछेगा तो 70 किलोमीटर, समुद्र का पूछेगा तो 5 किलोमीटर, ठीक है, सामान्य पूछेगा तो 30 किलोमीटर। अब हमने क्या किया, जैसे कि पूरी पृथ्वी का एक टुकड़ा निकाल लिया, पूरा का पूरा काट के। ये इतना टुकड़ा निकाला हुआ है, और कहाँ से काटा हुआ है, बिल्कुल मान लो कि ऐसे कोई एप्पल था, ये वाला बताता हूँ आपको, ये हो रहा है, ये एप्पल, मान लो ये एप्पल था, ठीक है ना। और हमने इस एप्पल में क्या किया, यूं कट करके इसका, देखना यहाँ पे, इस तरीके से कट करके हमने एक टुकड़ा निकाल लिया। क्योंकि देखो अर्थ ऐसी ही है, हमने इसके रेडियस से, रेडियस यानी त्रिज्या से लेते हुए हमने पूरा का पूरा टुकड़ा बाहर निकाल लिया। वही टुकड़ा ये है, ठीक है ना, वही टुकड़ा ये है। अब इसका हम अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि देखो इधर जो त्रिज्या है इधर भी यही भाग होगा, बात बराबर है। अगर हम इस टुकड़े का अध्ययन कर लेंगे तो पूरी पूरी पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने ये टुकड़ा सामने निकाल लिया। तो ये जो आपको दिख रहा है वो एक पीस है इसका। अब इसमें देखो, तो सबसे ऊपर जो है उसे तो हम भूपर्पटी बोलते ही हैं। तो भूपर्पटी कुल मिला की मोटाई कितनी होती है, 0 से लेके 100 किलोमीटर। अब भूपर्पटी के जस्ट नीचे दुर्बलता मंडल होता है, ठीक है, और ऐसे समझो कि इस दुर्बलता मंडल को हम लोग बोलते हैं मेंटल। ठीक है, और फिर मेंटल का स्टार्ट होता है क्रोड, और क्रोड के होते हैं 2 भाग, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। और बाहरी क्रोड ये द्रव अवस्था में, ध्यान रखना, ये द्रव अवस्था की वजह से कौन सी मतलब कौन सी तरंगे नहीं पहुंच पाई थी, एस तरंगे। ठीक है, ये द्रव अवस्था में होने की वजह से क्या नहीं पहुंच पाई थी, एस तरंगे दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाई थी। तो ये तरीका आपको बनाना है, और ये इसकी रेडियस लिखी हुई है 6378, यानी त्रिज्या लिखी हुई है कि कुल मिला के सतह से केंद्र तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 6378 किलोमीटर। ठीक है, ये कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। 6300 भी अगर आपको याद रहेगा तो भी काफ़ी का बात है, ठीक है ना। 6378 किलोमीटर की ये त्रिज्या है, या फिर दूरी है पृथ्वी के केंद्र से सतह की। तो ये तो हो गया पहला भूपर्पटी। दूसरा है मेंटल। तो अब यहाँ पे देखिए, भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। तो पर्पटी के बाद दूसरा भाग जो है वो मेंटल कहलाता है। यह मोह अशांतत्य यानी डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होता है। मोह अशांतत्य का मतलब क्या होता है, सुनो यहाँ पे देखो, हुआ क्या, मान लीजिए ये वाला एरिया है, यहाँ पे अशांतत्य या डिसकंटिन्यूटी उसे बोलते हैं जहाँ पे एक परत खत्म हो जाती है, दूसरी स्टार्ट होने वाली होती है। मतलब एक परत खत्म हो गई और दूसरी स्टार्ट होने वाली है। तो एक परत खत्म और दूसरी स्टार्ट के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन होता है ना, जहाँ पे एक परिवर्तन हो रहा होता है, उसे हम बोलते हैं अशांतत्य। क्या बोलेंगे उसको? अशांतत्य, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी।
क्योंकि इसको मोह नाम के इंसान ने ढूंढा तो इसका नाम दिया गया मोह अशांतत्य। बात समझ में आ गई? अशांतत्य क्या होता है? हाँ सर। हाँ जी बताएं। हाँ सर। ठीक है, अब इसकी गहराई कितनी है मेंटल की? तो मेंटल की गहराई होती है 2900 किलोमीटर तक। कितनी गहराई होगी? 2900 किलोमीटर की गहराई में पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को बोलते हैं दुर्बलता मंडल, और दुर्बलता मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, कहा जाता है एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से होता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका जा गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। मतलब जो मोस्टली लावा निकलता है वो लावा कहाँ से निकलता है? दुर्बलता मंडल से निकलता है। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है? भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर क्या बनाते हैं? स्थल मंडल बनाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर तक हो सकती पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था में होता है। तो अब इसमें बता दिया कि इसकी अवस्था भी क्या होगी? ठोस होगी। अगला आते हैं क्रोड पर, द कोर। अब कोर में क्या होता है? क्रोड में क्या होता है? जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है, भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता दी है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई तक होती है। यानी मेंटल कहाँ पे खत्म हो जाएगा? 2900 किलोमीटर की गहराई पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? बाह्य क्रोड। और बाह्य क्रोड क्या है? तरल अवस्था में है, हमने पढ़ा है, अभी तो देखा भी था। उसके बाद है आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड क्या है? ठोस अवस्था में है। तो आगे लिखा हुआ है क्रोड भारी पदार्थों से बना हुआ होता है। इसमें है निकेल और फेरम यानी लोहा। इसे बोलते हैं शॉर्ट में निफे। इसके अलावा ऊपर इनका भी नाम है। इसे बोलते हैं सियाल, SiAl, सिलिका एल्यूमिनियम। इसे बोलते हैं सिमा, सिलिका मैग्नीशियम। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रख लो कि सियाल, सिमा और निफे ये तीन होते हैं। सिमा ऐसे लिख लो और सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये इनके तीनों के नाम है। मतलब इसमें मिनरल तत्व जो मिलते हैं ना उनके आधार पर लिखा हुआ है। सिलिका एल्यूमिनियम और सिलिका मैग्नीशियम। और क्रोड में क्या मिल जाएगा? निकेल और लोहा यानी फेरम। इसीलिए बोलते हैं इसको निफे। तो ये हो गया हमारे तीनों परतों का अध्ययन। आगे देखिए ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल स्वरूप कि ज्वालामुखी से क्या क्या बनता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार कितना और बाकी है चैप्टर। ये थोड़ा सा ही और है, वो थोड़ा सा फोकस करो आप लोग। देखिए, तो बोल रहा है कि ज्वालामुखी व ज्वालामुखी से निर्मित स्थल स्वरूप की ज्वालामुखी से क्या क्या चीजें बनेंगी, उनके बारे में हम लोग एक बार देखते हैं। आपने अनेक बार ज्वालामुखी चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख, तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी धरातल पर पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो पहला तो ध्यान रखो कि ज्वालामुखी के टाइप 3 होते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जिससे उद्गार हो रहा हो। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। मतलब ध्यान रखना कि मान लो जब निकल रहा है ना अंदर से, जब तक निकल नहीं पाया है तो उसे बोलते हैं मैग्मा, और बाहर निकलने के बाद उसे बोलते हैं लावा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमको अंदर है तो मैग्मा और बाहर निकल गया तो लावा। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ये भी आपको मार्क कर लेना है कि लावा और मैग्मा में क्या अंतर होता है। जब तक धरातल के अंदर है, अंदर ही अंदर चल रहा है तो मैग्मा है, और जैसे ही ऊपर आ गया तो लावा। ठीक है, वह पदार्थ धरातल पर पहुंचता है उसे लावा प्रवाह, लावा में जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी बम, मतलब ये सब कुछ चीजें मिलती है हमें, पत्थर, टुकड़े, मलबा, ये सब कुछ। प्लस कुछ गैसें भी निकलती है, जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, ये सारी की सारी गैसें निकलेंगी। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति के आधार पर धरातल विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। यानी अलग अलग तरीके की आकृतियां बनती हैं जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आकृतियां बहुत सारी बन सकती हैं। पहली आकृति दी हुई है सील्ड ज्वालामुखी। तो देखो सील्ड ज्वालामुखी क्या होता है? बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल होते हैं। ठीक है, तो कहने वाली बात पहली तो ये होगी सील्ड ज्वालामुखी सबसे बड़े बड़े होंगे। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। हवाई द्वीप वो एरिया है जहाँ पे लगातार ज्वालामुखी उद्गार होता ही रहता है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं
जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है। ध्यान रखना, ये बहुत पतला होगा, जो लावा निकल रहा है वो बहुत पतला होगा। इसी कारण ये ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं होता है। अब सोचो कोई पतली चीज है तो वो क्या स्लोप बनाएगी, ढलान बनाएगी, मतलब वो इकट्ठा ही नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर। तो बहुत पतला होता है तो फैल जाता है, तो फैलता है, ढलान बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये देखो शील्ड ज्वालामुखी का दिया हुआ आपको एग्जाम्पल। इसमें ढलान बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई को कवर नहीं कर पाते हैं ये। ऊंचाई इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत तो होगी बट बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, शील्ड ज्वालामुखी दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है सिंडर शंकु। हालांकि फोटो इतनी क्लियर नहीं होगी क्योंकि बहुत दूर से ली जाती हैं और प्लस ये ब्लैक एंड वाइट भी है। ठीक है, तो आगे देखिए, यह किसी तरह निकास नलिका जिससे वो उद्गार होता है से पानी भीतर चला जाता है तो ज्वालामुखी विस्फोट भी हो जाता है। अन्यथा कम विस्फोट होने की इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है और निकास पर एक शंकु बनता है जो सिंडर शंकु कहलाता है। शंकु मतलब वो एक कोन, क्योंकि वो लगातार निकल रहा है और फिर वहाँ पे जमता हुआ चला जाता है तो वहाँ पे शंकु बन जाएगा। ठीक है, और शंकु बन गया तो उसे क्या नाम देंगे हम लोग, सिंडर शंकु। तो ये तो हो गया हमारा सील्ड वॉल्केनो यानी सील्ड ज्वालामुखी। दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट वॉल्केनो। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व गाढ़े। तो ध्यान रखना, सील्ड में तो क्या निकला था, पतला, इसमें निकला है गाढ़ा। जो लावा होगा वो गाढ़ा होगा। प्राय ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोट करते हैं। देखो अब गाढ़ी चीज निकलेगी तो विस्फोट करते हुए निकलेगी। इनसे लावा के साथ साथ भारी मात्रा में ज्वल खंडिस में यानी पायरोक्लास्ट यानी पत्थर के टुकड़े निकलते हैं, गरम लावा, लाल पत्थर के टुकड़े। ठीक है ना, वह राख भी निकलती है, धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाते हैं जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। यानी कई तरह के ज्वालामुखी, मतलब क्योंकि वो पहले मिट्टी जम गई फिर पत्थर जम गया तो इसलिए उसके क्या बोला गया, उसको मिश्रित ज्वालामुखी बोलते हैं हम लोग। अगला है ज्वालामुखी कुंड, इसे बोलते हैं कैल्डेरा। ठीक है, ज्वालामुखी कुंड क्या बोलते हैं, कैल्डेरा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इसमें विस्फोट होता है तब वे ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं। विस्फोट इतने जोर से होता है कि वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। धसे हुए विध्वंस गर्त ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। ये मार्क कर लो। ठीक है, धसे हुए विध्वंस गर्त यानी लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं ही ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। ज्वालामुखी कुंड यानी कैल्डेरा कहलाते हैं। इनका यह विस्फोट रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल हैं वरन इनके बहुत पास स्थित हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। कहने वाली बात यह है, अगर आपको कहीं ऐसे पहाड़ देखने को मिल जाएं और वहां पे ज्वालामुखी उद्गार भी होता हो तो इसे बोलते हैं कैल्डेरा। क्या बोलेंगे इसको, कैल्डेरा। ठीक है, क्योंकि जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो टूटे होंगे, टूटने के बाद ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सपाट हो जाएंगे, सपाट नहीं होते, ऊंचे नीचे बने रहते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्डेरा। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ जी, कैल्डेरा समझ में आया? यस यस सर, यस यस और नो? यस यस सर, यस। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर अब आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा जो कि हम इतना ही रखेंगे अभी, और मैं इसकी पीडीएफ अभी के अभी भेज रहा हूँ आप लोगों को, बाकी 2 चैप्टर्स की भी भेज रहा हूँ, उसको आप कल तक रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कल जब हमारी रीडिंग हो ना उससे पहले आपको ये सारी की सारी पीडीएफ याद, मतलब पढ़ ली हो आपने एटलीस्ट 1 टाइम। ठीक है, और मैं आपको अगला चैप्टर भी भेज दूंगा, ये 4th चैप्टर है। ठीक है, उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। वैसे तो आपके पास होनी चाहिए, अगर आप लोगों के पास नहीं भी है ना तब भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों को वहां पे टेलीग्राम पर, मतलब व्हाट्सएप पर टेलीग्राम का लिंक भेजा था। क्या आप लोगों ने वो लिंक से टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन कर लिया? हाँ जी बताएं, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या है ना, वहां पे कंटेंट डालना थोड़ा इजी है, हालांकि व्हाट्सएप पे भी डल जाएगा, बट व्हाट्सएप में क्या होता है ना, पुराने मैसेज दिखते नहीं है नए ज्वाइन करने वालों को। ओहो, एक बोल रहे हैं कि जियो फोन है। अरे तो जियो फोन है, वीडियो कैसे दिखेंगे, पता नहीं भैया। ठीक है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग क्या करिए, जो टेलीग्राम चैनल की लिंक जो मैंने डाली हुई है ना उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा कि ये जो मटेरियल है ना वो हमेशा मिलता रहेगा। टेलीग्राम पे बेनिफिट होता है कि कोई भी अभी ज्वाइन कर रहा है, बाद में ज्वाइन कर रहा है, सभी को सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये देखो पीडीएफ चेक करो,
आपके। सर एक बार टेलीग्राम वाला लिंक भेज देना सर। हाँ, मैं दोबारा भेज देता हूँ। टेलीग्राम वाली लिंक पे बेनिफिट ये होगा कि आप पहले वाले और आगे वाले सारे की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे ना। पहले जो भेजा हुआ था वो भी दिख जाएगा और नया वाला भी दिख जाएगा। तो थोड़ा क्या होगा ना, रिपीट जो होगा ना, बार बार मैं भेजूंगा आपको चीज़ें, वो बच जाएंगी थोड़ी सी। एक बार चेक करो कि क्या आपके यस सर। व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर आ गया। यस सर। आ गया ना। अब मैं भेज रहा हूँ आपको उसकी, एक सेकेंड, लिंक भेज रहा हूँ मैं जो हमने टेलीग्राम की बनाई हुई है। और उसको एक बार ज्वाइन करके बताइएगा आप लोग कि क्या आप लोग उस पर ओपन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करो टेलीग्राम की लिंक, जिसमें लिखा होगा HTTP यादव सर 7, है ना। इससे अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो जितना भी पुराना मटेरियल है वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये है टेलीग्राम का चैनल। और व्हाट्सएप में क्या होता है, जो नए ज्वाइन करते हैं उनको पुराना कुछ दिखता नहीं है। प्लस ये वाली आप अपने दूसरे लोगों को भी दे देना, सभी लोगों को जिनको भी ज्वाइन करना हो। और एक बार ऊपर स्क्रॉल अप करके देखो, मतलब ऊपर घुमा के देखो कि क्या आपको पुराना दिख रहा है सब कुछ। कुछ PDF पड़ी होंगी, कुछ चैट्स होंगे, दिख रहा है ऊपर। हाँ सर, दिख रहा है सर। जो लोग ज्वाइन कर लिए हो उनके लिए बोल रहा हूँ। हाँ सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना। हाँ, तो इसी में भी कुछ बहुत सारी NCERT पड़ी होंगी। अभी तो मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाली पड़ी होंगी इसमें, बट हिंदी वाला भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसको आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो पुरानी चीज़ें भी दिख जाएंगी इसमें, प्लस पेपर वगैरह डाले हुए होंगे, पेपर मिल जाएंगे आपको। हिंदी मीडियम वाले हिंदी पेपर पढ़िए रेगुलर बेसिस पर, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो हिंदू आ ही ओके रहा सर, है। थैंक यू सर। ठीक है, तो डन, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। हाँ, थैंक यू एवरीवन। सर इंग्लिश अभी मीडियम वालों आपकी की क्लास होगी नेक्स्ट अभी। क्लास भी रहेगी। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सर अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी रहेगी। हाँ, नेक्स्ट क्लास है वो इंग्लिश मीडियम की है।